डिस्ट्रैक्शन से तुम कैसे बच के रहे? डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस ऑफ मोबाइल फोन्स, जो अलग अलग सोशल मीडिया है, वीडियो गेम्स हैं, गर्लफ्रेंड वाली चक्कर है तुम लोग के एज में, कैसे तुम डिस्ट्रैक्शन से बचे? व्हाट वाज योर मूल मंत्र? कंपेयर करें, देखो तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा कर रहा है, तो वो अप्रोच से बच्चों का परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से और डाउन ही हो जाता है। तो सपोर्ट तो कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम्हारी कंपैरिजन हुई कभी? नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद जायसवाल और आज हम एक नई स्टोरी लेके आए हैं। एक इंस्पायरिंग स्टोरी, एक ऐसे बच्चे की स्टोरी जो खुद ही काफ़ी सिंसियर है। हमें बच्चों को बोलने की ज़रूरत होती है कि आप पढ़ाई करो, हमें बोलने की ज़रूरत होती है कि क्लास करो, लेकिन एक ऐसे बच्चे से मिलाने जा रहा हूँ आपको जो कि मुझे बोलते हैं कि सर हमारी क्लास कब लगेगी, हमारी फलाना क्लास कब लगेगी, कब हमारी अगली क्लास लगेगी। तो ऐसे सिंसियर बच्चे की स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये स्टोरी बताने से पहले मैं बच्चे के अचीवमेंट को थोड़ा चर्चा करूँ आपके सामने। इस बच्चे ने क्लास 8 के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट की। क्लास 9th में इन्होंने मैथमेटिक्स ओलंपियाड के पहले 2 स्टेजेस PRMO और RMO क्वालिफाई किया। क्लास 9th की बात कर रहा हूँ मैं। फिर क्लास 10th में ये मेन इनका फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, फिर भी बोर्ड एग्जाम में 97.2% स्कोर किया इन्होंने। जो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड है इसका फर्स्ट स्टेज NSEA क्वालिफाई किया और फिर से मैथमेटिक्स ओलंपियाड के IOQM को क्वालिफाई किया। ये 10th तक की स्टोरी है। उसके बाद इनकी सिंसियरिटी की लेवल और बढ़ी। क्लास 11th में जाके इन्होंने एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड फिर से क्वालिफाई किया, फिजिक्स ओलंपियाड क्वालिफाई किया और किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना में भी अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया। आगे इनकी स्टोरी क्लास 12 की, इनकी अचीवमेंट और भी अच्छी है। 97.2% उन्होंने बोर्ड में स्कोर किया। साथ में फिर से एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड क्वालिफाई किया। ये इनकी अचीवमेंट है 12th की। बात करें हम जेई की, ये IIT के एस्पिरेंट हैं और IIT मुंबई जैसे कॉलेज में जाना इनका ड्रीम है, जो आपको खुद ये बताएंगे। तो इन्होंने जेई मेन में 275 स्कोर किया आउट ऑफ 300 मार्क्स विद अ रैंक ऑफ 186 और जेई एडवांस में भी एक्सीलेंट रैंक के साथ इन्होंने अपना अचीव किया है और आगे जाके एक बहुत अच्छे इंजीनियर बनेंगे। और क्या इनके आगे के सपने हैं वो आपको यही बताएंगे। मैं बस यही बोलना चाहूँगा इस बच्चे के बारे में, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। तो अगर आप होनहार हैं तो आपको किस तरह से अपनी स्टडी को प्लान करना चाहिए, कैसे आप 8th क्लास के बाद ही तैयारी स्टार्ट करेंगे, ये सारी चर्चा हम करेंगे अभी आपके गेस्ट से जो आप अभी मिलने वाले हैं। तो अब मैं बात करूंगा, तुम अपने बारे में खुद बताओ, अपने नाम बताओ, अपने फैमिली के बारे में बताओ और चीज़ों को बताओ किस तरह से तुमने क्या किया है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ यशस्वी। सबसे पहले मैं आपको मेरी फैमिली के बारे में बताता हूँ। मेरी फैमिली में दादाजी हैं, मम्मी पापा हैं। मम्मी हाउसवाइफ है और पापा बिजनेसमैन हैं। अंकल आंटी हैं और अभी मेरे एक बड़े भैया भी हैं जिनकी रिसेंटली TCS में जॉब लगी है। और मेरे छोटे भाई है, कजन्स। और मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ है। चलो, मतलब तुमसे बात करके लग रहा है यशस्वी की तुम्हारे जॉइंट फैमिली है तुम्हारी। यस सर। तो जॉइंट फैमिली की कोई डिस्टरबेंस पढ़ाई को लेके? ऐसी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, सारे बहुत ही केयर करते हैं। मतलब केयर बढ़ जाता है और मेरे ख्याल से पढ़ाई में ज़्यादा ही सपोर्ट मिल जाता है। बहुत joint ज़्यादा family। सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल, ये मतलब एक मिथ है कि अगर हम जॉइंट फैमिली में होते हैं तो डिस्टरबेंस होता है। जी सर। अच्छा, चलो हम लोग बात करेंगे मेनली तुम्हारे बारे में। और तुम्हें मैं क्लास 8th पास करने के बाद मिला हूँ पहली बार, और जो मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया है वो तुम अपनी तरफ से बताओ। एक चीज़ बताओ, तुमने तैयारी कब सोचा कि मुझे IIT करना है और कब तुमने उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी? एक्चुअली मैं जब 8th क्लास में था तो मेरा एक फ्रेंड था जो मेंटर सेड्यूसर ज्वाइन किया हुआ था। तो मैंने उसे देखा, वो ऐसे भी एकेडमिक्स में मेरे से बहुत अच्छा था। और जब ज्वाइन उसने किया तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस और उसमें दिखा। हम दोनों में लेवल तो उसका ज़्यादा था ही, लेकिन वो और बढ़ते चला गया। तो मुझे उससे बहुत इंस्पिरेशन मिली, मुझे लगा मुझे भी जाना चाहिए। फिर मैं यहाँ आया तो मुझे यहाँ पर स्टार बैच मिला था। अच्छा। कंकड़ बाग में। तो मैंने यहाँ से शुरू की अपनी जर्नी। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट तो है नहीं,
जैसे मुझे याद है कि मैंने जब फर्स्ट टाइम प्री आर्मी का नाम सुना था तो उसमें लोगों ने बोला था इसमें एक भी क्वेश्चन बन नहीं सकता, ये बहुत ही मुश्किल एग्जाम होता है, इसमें कुछ भी कर लेना बहुत ही मुश्किल है और ये पॉसिबल है नहीं, तो हम इसका फॉर्म ही नहीं भरेंगे, क्लास भी नहीं करेंगे। अच्छा। तो सबसे पहले तो ये है कि खुद अंदर से स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे जो आपको डिमोरलाइज करेंगे, तो उससे ऊपर उठना पड़ेगा। और एक बार फिर मैंने क्लास शुरू की थी, फिर मुझे क्लास में बहुत मज़ा आ रहा था, सर भी बहुत ज़्यादा पर्सनल अटेंशन देते थे मुझे और मुझे बहुत ही मज़ा आया। मेरा प्री आरएमओ बहुत ज़्यादा अच्छे मार्जिन से तो नहीं हुआ था, बट आरएमओ बहुत ही अच्छे गुड मार्क्स से हुआ था, 50 मार्क्स आए थे मेरे। वेरी गुड। वो 9th क्लास में, और मैंने एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं था, बस जो सर ने बोला था वही सब किया था। तो ये अचीव कर सकते हैं आराम से। बस तो 8th के बाद अगर बच्चे तैयारी करें और जो लोग बोल रहे हैं उसको भूल जाए और फोकस होकर करें तो वो आराम से अचीव कर सकते हैं। जी सर, ये बात तुमने ठीक बोली कि जो पीआरएमओ एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कि क्लास 8 के ही बच्चे बैठ रहे हैं, 9th के ही बच्चे बैठ रहे हैं, 10th के, 11th के, 12th के, और सबके लिए कॉमन पेपर ही होता है। तो कॉमन पेपर होते हुए भी अगर आप उसमें अपीयर होते हैं और 9th में उसको क्रैक कर देते हैं तो मेरे ख्याल से उससे तुम्हारा मोटिवेशन और एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा कि मैं 12th तक के बच्चों से कम्पीट कर और मैं क्वालिफाई कर। यस सर, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है उसके बाद। बिल्कुल। तो तुमने मुझे जैसा यशस्वी तुमने बताया कि 9th क्लास से तुमने तैयारी स्टार्ट कर दी और तुम्हारी जो जर्नी हुई वो सक्सेस से ही स्टार्ट हुई, तुम्हारा मोटिवेशन लेवल वहाँ से बढ़ भी गया होगा। चलो फिर 9th के बाद तुमने पढ़ाई का तरीका क्या रखा? जैसे 9th में स्कूल भी जाना होता होगा, आपको कोचिंग भी आना होता, तुम्हारा एक रूटीन शेड्यूल क्या था? 9th में जैसे कोचिंग रहती थी हफ्ते में 3-4 दिन, उसमें 4-5 घंटे का होता था क्लास, तो वो मैं तो हमेशा अटेंड करता था। कभी कभी नहीं भी क्लास होती तो डाउट क्लास में आ जाते हैं। रेगुलर थे तुम? यस सर, वहाँ पे पढ़ाई बैठ के कर सकते हैं और कुछ डाउट है तो टीचर तो अवेलेबल रहते ही थे। तो उनसे भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। टीचर से इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। उसके बिना नहीं पता चलेगा उन्हें कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है, और आपको भी बताना पड़ेगा कि टाइम टू टाइम मुझे ये चाहिए, तो सर भी हेल्प करते ही है। तो अर्ली स्टार्ट करो, और साथ में आप अर्ली स्टार्ट जब कर लेते हो तो फिर सिंसियरिटी आपको रखनी है और ये सोचना कि अर्ली हम स्टार्ट करेंगे, स्कूल कैसे मैनेज करेंगे, कोचिंग कैसे मैनेज, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं हुई? मैनेज तो करना ही है, हम तो इतने कैपेबल हैं ही कि हम करेंगे ही। बिल्कुल, मतलब ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन रखना ही नहीं है कि प्लान बी तो होता ही नहीं है। प्लान बी होता ही नहीं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने अभी जो मैं टॉक कर रहा हूँ बच्चों से पहले भी किया है, ज़्यादातर जो सक्सेसफुल बच्चे होते हैं उनका कोई प्लान बी नहीं होता है, प्लान ए से स्टिक करो उसको फोड़ डालो। यही मैंने देखा है। वेरी गुड। अच्छा एक चीज़ बताओ, अर्ली स्टार्ट करने के फ़ायदे क्या क्या हैं? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तुम जैसे अभी सक्सेस तुम्हें मिल रहा है एट एवरी प्लेस, बीट योर बोर्ड एग्ज़ाम और स्कूल एग्ज़ाम और इट इज़ ओलम्पियाड और जेई मेन और जेई एडवांस, एवरीवेयर यू आर स्कोरिंग हाई मार्क्स एंड यू आर गेटिंग टॉप रैंक। तो व्हाट इज़ बेनिफिट ऑफ अर्ली स्टार्ट? अर्ली स्टार्ट करने से, जैसा मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने 9th क्लास में फ़र्स्ट टाइम वेक्टर पढ़ा था, तो तब मुझे समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है, मतलब कुछ भी पूरा बाउंसर जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब क्लास में सर ने बोला था, एक डीपीपी डिस्कस होने वाली थी, सर ने बोला था इसमें 10-12 क्वेश्चन थे तो उसको करने के बाद ही घर जाना है। अच्छा। और अब मैं ट्राई कर रहा हूँ क्लास में, मेरे से 1 2 3 कुछ भी हुआ नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर 4 तक पहुँचा, 1 2 3 अभी हुआ नहीं है। और सर बोल रहे हैं कि अब नहीं करोगे तो घर नहीं जाने मिलेगा। अच्छा। वो अलग ही टेंशन है। सर सबसे पूछ भी रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम्स तो तब भी बहुत ज़्यादा थी। और इस टाइम पे था कि मैं घर पे गया था, सर से भी बात की और मतलब मैंने भैया से भी हेल्प ली, तो उससे ये मेरा वेक्टर्स क्लियर हो गया। अच्छा। तो होता क्या है कि जब आपके सामने ये मतलब बहुत इजी तो है नहीं, चैलेंजेस तो आएंगे ही, उस चैलेंजेस से अब आपको कैसे उसका सामना करना है ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप वहीं पे मतलब छोड़ दोगे बीच में तो फिर तो छोड़ना ही, पूरा छूट गया। फर्स्ट स्टेज पे छोड़ दिया तो पूरा छूट गया। ऐसे धीरे छोटे छोटे चैलेंजेस, ये उस टाइम तो बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन ये आएंगे ही और इसको टैकल करने भी आना चाहिए।
नहीं, जब आप छोटे चैलेंजेस को हैंडल करना सीख जाते हो तो फिर आपको वो हैबिट बन जाती है और आप फिर उससे बड़े चैलेंजेस को भी हैंडल कर पाते हो। तो जो ट्रेनिंग है ये जो मैं सोच पाता हूँ या जो मैंने जो ट्रेनिंग का मेथड मेंटर्स में रखा है या जो टीम ने बनाया हुआ है, उसमें एक चीज़ तो हमने देखा है कि बच्चे ट्रेनिंग अगर लेके निकल रहे हैं क्लास 9 से और अच्छे से कर रहे हैं तो उनको आगे तो बेनिफिट होता ही है और जो उनके स्कूल एग्ज़ाम है उनकी परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हमें लगता है कि स्कूल में तो बहुत लो लेवल करा रहे हैं। हाँ। तो अब लो लेवल करा रहे हैं तो हम उसमें पढ़ेंगे ही नहीं। हम्म। हम वो सब कुछ देखेंगे बस एग्ज़ाम के टाइम, बस पास करने के हिसाब से, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें ला के भी कोई फ़ायदा है नहीं स्कूल में मार्क्स। बट जैसे मैथ्स में ही हुआ, अब उसमें प्रूफ करने के क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी है। हाँ। बट आपने समझा ही नहीं कि जो प्रूफ करने का स्टेप्स हम लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है, सीक्वेंस क्या है। तो वो मतलब जानना बहुत ज़रूरी है आपके मतलब लर्निंग के लिए। जैसे आरएमओ है, उसमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। आप जो सोच रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया सोचना भी पड़ेगा और सोच के कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्कूल में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस भी है, तो उसको भी बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो पढ़ाई है, हमेशा अच्छे से ही करनी चाहिए नॉलेज के लिए। बिल्कुल। और कभी कभी रहता है कि हम सिर्फ समझेंगे ही, हम कुछ रटेंगे नहीं। जो एक प्रॉब्लम आती है, पहले स्कूल में तो सब रटना ही होता था। हाँ। बाद में होता है कि नहीं, अब हम सब कुछ ही समझेंगे। तो अगर ऐसा भी रहा तो भी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, क्योंकि आपको स्पीड भी लानी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपको फॉर्मूला याद ही नहीं है, आपको शॉर्टकट्स याद ही नहीं है, तो फिर आप पीछे होंगे ही। अब कितना एग्ज़ाम का प्रेशर जब आएगा तो आप उसी में बिखर जाएंगे। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है तुमने कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें एक्यूरेसी तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन स्पीड भी इम्पॉर्टेंट है। और जब हम बात करें स्पीड की तो वैसे केस में बहुत कुछ आपको याद भी रखना होता है। तो सब कुछ समझना है और जहाँ याद करने की जरूरत है वहाँ आपको याद भी करना है, तभी आप हाई स्पीड हो पाएंगे और तभी आप हाई स्कोर कर पाएंगे एग्जाम। Yes. बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। एक चीज़ बताओ, जैसे तुमने अभी बात की स्ट्रगल की, चूँकि तुम्हारी जर्नी लंबी रही है, क्लास 8 के बाद तुमने तैयारी स्टार्ट की, 4 साल तुमने पढ़ाई की, तो तुम्हें कभी लो फील हुआ ऐसा कि नहीं अब लगता है जो मेरा सपना है वो नहीं पूरा हो पाएगा या मैं आईआईटी से कंप्यूटर साइंस नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कभी लगा? ऐसा एक्चुअली बहुत बार लगा है। और इसका पीक लगभग क्लास 11th में ही आया था। अच्छा। मैं अपनी स्टोरी एक बताता हूँ। जैसे मैं हॉस्टल में था, मेरे 3 फ्रेंड्स थे। अब हम तीनों के जो परफॉर्मेंस थी, जो हमारी परफॉर्मेंस थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा नहीं रही थी जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था। तो अब था कि सर ने बोला था कि जो भी टेस्ट होगा उसकी एनालिसिस लिखनी है कि कहाँ पे कितने सिली मिस्टेक्स, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि एरर लिस्टिंग से। तो वो बहुत लोग नहीं करते हैं। तो उस टाइम मैंने की थी। अच्छा। कि इससे भी कुछ फ़ायदा होगा तो ये भी करते हैं, सर ने बोला है तो ट्राई करके देखते हैं। अब मैं वो कर रहा था। अब उसको करने के बाद मतलब मैं बार बार कर रहा हूँ लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एरर हो रही है। ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा, जिसके कारण मेरी रैंक बहुत नीचे चली जा रही है। हम तीनों की नीचे जा रही थी। ऐसा सिचुएशन था उस टाइम कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया ऐसे ही नॉर्मल डिस्कशंस के लिए, जिसका नाम मैंने रखा होपलेस। अच्छा। वो मेरी मेंटल स्टेटस को अभी दिखा रहा है। बिल्कुल। लेकिन फिर अब मैं उस एरर लिस्ट बुक में सब कुछ मेंटेन तो कर ही रहा हूँ। अब मैं सोच रहा था स्टैट्स भी किसी भी मैच का होता है, क्रिकेट मैच का, तो ऐसा तो नहीं होता है कि एक टीम सारे मैच लगातार हारे जा रही है। तो मैं सोच रहा था इस बार नेक्स्ट टेस्ट आया, अब सोचा था अब अच्छा होगा। अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि इस टेस्ट में तो बहुत अच्छा करके ही आना है, हो ही जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है जो मुझे फील होता है वो हो भी जाता है। तो मैं ये सोचा था कि बहुत अच्छा जाएगा। अब उस टेस्ट के पहले मैंने सोचा कि अब अच्छा जाने वाला है तो इसको भी लिस्ट कर लेते, लिख लेते हैं। मैं कैसा फील कर रहा था उस टाइम, मैंने उसको भी लिख दिया। अब पेपर मैंने सोचा था तो बहुत अच्छा जाएगा, बट वो गया नहीं। इस बार भी हम तीनों का ही लगभग, एटलीस्ट मेरा तो बहुत ज़्यादा ही बेकार चला गया। मैं सोच रहा था कि क्या हो गया, सोच रहा था क्या होगा और कुछ और ही हो गया। फिर एक टेस्ट में मैंने एक और दूसरी गलती कर दी, जिसमें मुझे केमिस्ट्री याद नहीं हो रही थी। केमिस्ट्री मेरा हमेशा से थोड़ा सा वीक रहा है।
तो अब केमिस्ट्री में ओसी उस टाइम बहुत ही ज़्यादा रटने वाला Organic पार्ट था। chemistry। यस सर। उसमें जीओसी और आइसोमेरिज्म के कुछ जैसे सीआईपी ये सब रूल्स कुछ हैं, वो सब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो टेस्ट था 9 बजे से, मैं 5 बजे सुबह उठ गया और उठ के मैं ओसी पढ़ने लगा ऑर्गेनिक। अब वो पढ़ने से क्या हुआ कि सुबह इतनी जल्दी उठने की आदत थी नहीं, तो अब मेरे सर में 7-8 बजते बजते दर्द होने लगा और पेपर के शुरू होते वो दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, जिससे मेरा वो पेपर ही बर्बाद हो गया। नेक्स्ट डे जो हमारे फिज़िक्स के सर थे वो पूरा पूछ रहे थे कि तुमने किस क्वेश्चन में क्या गलती की, क्या सही हुआ, ये सारा डिस्कस कर रहे थे। तो उस टाइम मुझे उन्होंने बोला कि अगर सुबह 5 बजे उठ के ओसी करोगे तो उसमें भले, उन्होंने पूछा कि लिटरली कितने मार्क्स का गेन हुआ वो सुबह 5 बजे उठने से, क्योंकि तुमने सिली मिस्टेक्स फिजिक्स में जितनी ज़्यादा की है वो बहुत ही ज़्यादा उसका इंटेंसिटी है। तो ये सब भी है कि अपने शेड्यूल को सही रखना है, उसको बिगाड़ नहीं देना है जिसके कारण और ख़राब हो जाएगा। लेकिन फाइनली कुछ टेस्ट के बाद हमारा तीनों का ही बहुत ही अच्छा स्कोर रहा। तो वो जो फेस था तुम्हारा, वो तुम उससे बाहर कैसे निकले? वो लाइफ तो चल ही रही है। अब बस उसमें हम जो कर सकते हैं वही कर पाएंगे। तो तुमने अपने एफर्ट कंटिन्यू किए और फिर जो तुम्हारी एरर्स थी उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की और एफर्ट कंटिन्यू किया। यस सर। हाँ, तो होना भी चाहिए कि अगर कोई आपको लग रहा है कि नहीं आप अभी थोड़े लो फील कर रहे हैं या आपके मार्क्स कम आने की वजह से कोई प्रेशर फील कर रहे हैं, तो आपको उससे रिलेटेड एक प्लानिंग कर लेनी है कि आपकी किस तरह की वीकनेस है और उस वीकनेस के ऊपर वर्क करना है। और टीचर्स का हेल्प आप लेंगे, आप अपने फ्रेंड्स का हेल्प लेंगे और फिर उसको कंटिन्यूस वर्क करते रहना है। डिप्रेस नहीं होना है और न ही आपको ये सोचना है कि मेरा पास्ट क्या हुआ है, और आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी मेहनत सही है तो आप स्कोर अच्छा कर लेंगे। चलो एक चीज़ और बताओ कि जैसे तुमने क्लास 9 से तैयारी स्टार्ट की, जो 9-10th की स्टडी है और जो 11th-12th की स्टडी है, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम सेल्फ स्टडी करते हो, उसमें क्या अंतर होता है? 9-10th में एक्चुअली जब मैं कर रहा था तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। उस टाइम ऐसा कोई पेपर भी हमारा होता नहीं था, जिससे एक्चुअली जेई का वो था कि मैंने 2 सब्जेक्ट्स को लेकर शुरू किया था 10th में, मैथ्स एंड फिज़िक्स को। तो ऐसा मैं कोई पेपर देता नहीं था कॉमन, तो पास्ट ईयर पेपर तो जो हमेशा किसी भी एक्सरसाइज बुक के लास्ट में होता वो तो करता ही था। तो उसमें ऐसा कोई बाउंडेशन था नहीं। लेकिन जब हम 11th-12th में आ जाएंगे तो हमारे अंदर सीरियसनेस आनी चाहिए कि अगर सिलेबस चल रहा है तो उसके साथ साथ हमें कोप अप करना ही पड़ेगा, उसको बैलेंस करके रखना पड़ेगा। अगर कुछ छूटेगा तो फिर बाद में ऐसे बहुत कम चांस होता है कि वो कवर कर पाए। हालांकि हमें टाइम तो मिलेगा ही, लेकिन जो चीज़ हमारी स्ट्रांग है वो भी वीक होती जाएगी टाइम के साथ, अगर हम उसे भी नहीं देखेंगे तो। टॉपिक रिलेटेड भी होते हैं। यस सर, टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं। तो फिज़िक्स में तो ये काफ़ी मतलब अच्छा रहता है कि सारे टॉपिक्स आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। मैकेनिक्स से तो पूरा लगभग रिलेटेड ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तो वो भी पूरा रिलेटेड है। केमिस्ट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड मैथ्स में मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट रहा है मैथ्स। अच्छा। तो मैं उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम देता भी था। तो मेनली यही तुम बता रहे हो कि जो 11th-12th की स्टडी है उसमें सीरियसनेस ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा फोकस चाहिए, और इम्पॉर्टेंट ये कोई भी बैकलॉग ना बन जाए। कोई भी ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हैं और टीचर आपसे आगे हैं और आप उनसे पीछे हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर वो जल्दी जल्दी मेकअप करके आपको टीचर से बराबर या उनसे अहेड रहने से फ़ायदा है, ताकि आप को रिलेटेड टॉपिक को अभी दिक्कत ना आए। सर मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। जैसे जब कोविड का टाइम था, हमारे क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी। बिल्कुल। हाँ। तो एक चैप्टर था एसओटी, हालांकि मैंने यस सर 10th में पढ़ा था, मतलब 10th में वो सब चैप्टर नहीं पढ़े थे, ये चैप्टर उसमें रह गया था। तो मैंने जब शुरू किया, सर ही करा रहे थे, तो इस चैप्टर में मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। तो अर्ली स्टार्ट करने का ये फ़ायदा तो होता ही है, आपको देखा हुआ है, आपको साइन रूल नाम सुना हुआ है, कोसाइन रूल नाम सुना हुआ है, तो आपको थोड़ा हेल्प मिलता है आगे चलने के लिए कि हाँ ये कुछ देखा हुआ है।
बट लेकिन उस चैप्टर में और भी कुछ बहुत है। अभी हालांकि सिलेबस से हट चुका है, लेकिन इस साल भी 2 क्वेश्चन उससे थे, हाँ, अच्छे लेवल के थे, टीचर्स भी बता रहे थे, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन थे। तो अब उसमें क्या हुआ कि सर वीडियो ऑन करवाते थे, और वो सबको वीडियो से ही मतलब ऑनलाइन ही सब पे नज़र रखे रहते थे कि कौन अटेंशन दे रहा है क्लास पे, कौन नहीं दे रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी था ऑनलाइन के टाइम भी। और उसमें क्या था कि अब मेरे से हो नहीं रहा है सोटी, तो मैंने क्या किया कि वीडियो ऑफ कर दिया। अब वीडियो ऑफ करके मैं बस सुन रहा हूँ, मेरे से कुछ भी हो ही नहीं रहा है, दिमाग चल ही नहीं रहा है इस चैप्टर के बारे में। तो फिर लास्ट में मैंने सोचा कि कितने दिन ऐसा चल पाएगा, तो खुद से मैं बैठ गया। 8 घंटे लगे होंगे लगभग, एक ही बार बैठा था, और तब मैंने चैप्टर कंप्लीट किया खुद से, पूरा समझ के, सोच के कि हम कैसे सोच सकते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस क्या रहेगी। तो वो टाइम देना हर चैप्टर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो आपको मतलब थॉट बिल्डिंग में हेल्प करेगा। इनिशियली कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग सकता है और आपको गिव अप नहीं करना है, और बेटर है कि टीचर के गाइडेंस के बाद आप अपना एक प्रोसेस इवॉल्व करें कि कैसे हम उस चैप्टर को अपने हिसाब से अडॉप्ट करें ताकि वो इजी लग जाए। अभी वो मेरा चैप्टर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर में आता है। इजीएस्ट चैप्टर हो गया। इसका मेन कारण मुझे लग रहा है ना, वो इसलिए भी है क्योंकि तुमने खुद से उस पर वर्क किया है। यस सर। आजकल क्या मैं एक्चुअली और भी देखता हूँ, मतलब मेरे टाइम में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब मैं देखता हूँ बच्चे ना टीचर्स पे बहुत डिपेंडेंट है, रिसोर्सेज पे बहुत डिपेंडेंट है। उससे आप आईआईटी जेई स्पेशली एडवांस क्रैक नहीं कर सकते आप जब तक अपना थॉट प्रोसेस नहीं बनाएंगे, अपनी एक माइंडसेट नहीं बनाएंगे क्वेश्चन को अप्रोच करने का, तब तक आप क्रैक नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो तुमने बताया कि कोई चैप्टर हो सकता है आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपको फर्स्ट टाइम समझ में ना आए, वो टीचर पढ़ा रहे हो, चीज़ें ऊपर से जा रही हो, लेकिन आपको फिर उस पर और मेहनत करनी चाहिए और गिव अप नहीं करनी जरूरत है, और थोड़ा टाइम देने से हो जाता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मुझे याद, जब मैं फिज़िक्स पढ़ रहा था एक बार, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में टीचर ने पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि वो बेचारे खुद ही आते थे ऑफिस से और रात में हम लोग को पढ़ाते थे, तो उन्होंने ऑप्टिक्स छोड़ दिया। अब ऑप्टिक्स मैंने देखा जेई में बार बार आ रहा है, और जब मैंने दिया जेई उसमें, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, जो तुमने बताया वैसे ही फिर मैंने भी स्टार्ट किया, उसका बुक ले लिया, और शुरू में तो मैंने ऐसी बुक जिसमें कि क्वेश्चन सॉल्व भी थे, तो मैंने पूरे सॉल्व एग्जाम्पल समझ के किया, और फिर जो अनसॉल्व क्वेश्चन उसको करने स्टार्ट किए। तो वो बहुत वही जो तुम बता रहे हो कि अपने सिर्फ एक थॉट प्रोसेस बनती है, जब उस पर 6 घंटे 8 घंटे अपना स्पेंड करते हो, तो उससे जो कॉन्सेप्ट बनता है, वो मेरा भी फिर वो वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर बना, जबकि टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था मुझे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तुमने बात बोली। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी, वेदर यू आर इन क्लास 9, 10, 11, 12, तो आपको अपने एफर्ट बढ़ाने, टीचर की हेल्प लेनी, और रिसोर्सेज और टीचर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने से फ़ायदा तो नहीं है। एक चीज़ और बताओ, तुमने जैसे बहुत कुछ बताया मुझे, तुम्हारी फैमिली, स्पेशली जॉइंट फैमिली है, उसका कितना सपोर्ट तुम्हें मिला, मम्मी का, पापा का, या तुम अपनी जो तुम्हारा सक्सेस है उसमें किसको तुम डेडिकेट ज़्यादा करना चाहोगे फैमिली में? सर मम्मा का क्या था कि मैं कुछ भी मम्मा से शेयर कर सकता हूँ, सब कुछ मैं लगभग डिस्कस उनसे करता ही था। तो वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती थी। जैसे कभी कभी मेरा मूड ख़राब रहता था, तो मम्मा को बताने की ज़रूरत पड़ती नहीं, उनको पता चल कर लेती है तो बिल्कुल, वो आवाज़ से रीड कर लेती है, वीडियो कॉल आ जाता है। अच्छा। और फिर वो चेक कर लेते हैं, उनको सब पता चल जाता है कि कुछ तो है बात। फिर उनसे शेयर करने पे मूड हमेशा ही लाइट हो ही जाता है। तो वो बहुत अच्छा है। उन्होंने मतलब पूरा बैलेंस बनाया था कि उन्होंने मतलब फील किया था मेरे ऊपर प्रेशर जो मैंने खुद को दिया हुआ था जेई के प्रिपरेशन के टाइम, तो उसको कम से कम मिनिमाइज कैसे करना है, वो उनका पूरा उस पर ध्यान रहता था। पूरे फैमिली को मतलब ऑर्गेनाइज करना कि कौन क्या बोल सकता है, कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो मुझे ठीक ना लगे, तो वो सब काम मम्मा का रहता था। फिर भैया का फुल सपोर्ट रहता था। कभी मेरे मार्क्स ख़राब भी आए, जैसे ओसी के क्लास टेस्ट में एक बार मेरा बहुत ही बुरा रहा था, तो इस बार तो मम्मा पापा ने भी बोल दिया था कि थोड़ा कम आया है,
हाँ लेकिन उस टाइम भैया फुल सपोर्ट में। हाँ ये तो होते रहता है, नेगेटिव भी आ जाता है, ज़ीरो भी होता है, एडवांस का एग्ज़ाम है हाँ हाँ तो उसके बेस पे कुछ भी हो सकता है। तो इस पे इतना बुरा मानने वाली बात नहीं है, नॉर्मल वही है, है। जो फैमिली है तुम्हारे साथ, स्पेशली जो बच्चे हैं क्लास 9, 10, 11, 12 में, वो बच्चे उतने ग्रोन अप नहीं है, तो वो कभी कभी डिप्रेशन में भी जाएंगे, कभी कभी उनके मार्क्स कम भी आएंगे। वहाँ पे पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें, मदर फादर ब्रदर जो भी हैं वो उनको सपोर्ट करें और इनकरेज करें, ना कि उनको डांट रहे हैं या उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं या कंपेयर करें, देखो तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा कर रहा है। तो वो अप्रोच से बच्चों का परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से और डाउन ही हो जाता है। तो सपोर्ट तो बहुत कंपेयर तो ज़रूरी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। है। तुम्हारी कंपैरिजन हुई कभी नहीं, किसी से हुई? किसी से नहीं हुई। चलो ये अच्छी बात है, ये शायद तुम्हारे सक्सेस का ये भी बहुत बड़ा कारण रहा होगा कि तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो। एक चीज़ बताओ, तुम्हारे फ्यूचर गोल्स क्या है? मतलब जैसे अभी तो तुमने एडवांस फोड़ दिया, अच्छा रैंक आ गया, अच्छे आईआईटी में चले ही जाओगे, काउंसलिंग स्टार्ट होगी और तुम्हारा जो ड्रीम है कंप्यूटर साइंस का वो टॉप आईआईटी में मिल ही जाएगा तुम्हें। तो क्या ड्रीम है तुम्हारा आगे का? सर मेरा भी तो ड्रीम ये है कि सीएसई लेना है किसी बहुत ही अच्छे आईआईटी में, और आगे इसको मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। सीएसई में भी डेप्थ में जाना है, बहुत जैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी है वो सबको भी अच्छे से टेकअप करना है। और अभी लर्निंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल हाँ। क्योंकि जितनी अच्छी लर्निंग होगी हम उतना अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे। तो उसमें मुझे कोई कमी नहीं रखनी है, एक बहुत ही अच्छा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। फिर उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन भी जा सकता हूँ या फिर इधर ही कुछ स्टार्टअप भी शुरू कर सकता हूँ। जो भी शुरू करूँगा, फाइनल गोल तो मेरा यही है कि सिर्फ खुद के लिए नहीं जीना है, सोसाइटी के लिए भी। ये मतलब मेरे पेरेंट्स का यही कहना है कि खुद के लिए सभी जीते हैं, तो सोसाइटी के लिए तो बहुत कम ही लोग जीते हैं, तो उनमें से ही एक बनना है। वो बहुत ज़रूरी है, सिर्फ अपना ही नहीं ऊपर उठना है, पूरी सोसाइटी का लेवल उठाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे तुम बिहार से बिलोंग करते हो और मैं देखता हूँ जो मेंटर से बच्चे पढ़े हुए हैं, आईआईटी मुंबई से पढ़ा, आईआईटी दिल्ली से पढ़ा, या इवन अगर वो कोई एनआईटी से ही पढ़ रहा है, रीजनल कॉलेज से ही पढ़ रहा है, तो जब वो बिहार में रहते हुए वो यहाँ पे उसको कुछ जॉब नहीं मिल पाता। मुझे याद है एक बार क्या मैं फ्रिक्वेंट फ्लाई करता हूँ दिल्ली मुंबई या बैंगलोर, स्पेशली बैंगलोर की फ़्लाइट जब मैं पटना से कैश करता हूँ, 2-4 बच्चे मुझे मिल ही जाते हैं इस एयरपोर्ट पे भी और बैंगलोर एयरपोर्ट पे भी, और उनका वही होता है कि सर बैंगलोर जा रहे हैं, किसी काम से आए थे, और मतलब पढ़ाई की यहाँ पे सब कुछ यहाँ किया, लेकिन अर्निंग के लिए उनको बैंगलोर या गुड़गांव या मुंबई जैसे जगहों पे जाना पड़ता है। तो जो तुम्हारी थॉट प्रोसेस है उस डायरेक्शन में है मेरे ख्याल से कि तुम बिहार के लिए भी कुछ कर पाओगे। ये सब मुझे बिहार के लिए स्पेशली शुरू करना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है पहले, तो मेरा प्राइम फोकस तो यहाँ पे रहेगा। नॉट टू जस्ट गेट एन एम्प्लॉयमेंट, टू प्रोवाइड द यस सर, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल। नो, यू हैव द टैलेंट, और उसमें तुम्हें कोई फ्यूचर में भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, क्योंकि मैंने भी जब जर्नी अपनी स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में मैंने जॉब ही किया। वंस आई हैव सफिशेंट मनी आई स्टार्टेड माई ओन कोचिंग। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं सिर्फ बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, तुम्हारे से बच्चे अचीव करें लाइफ में, दिस इज नॉट ओनली द लिमिट। करीब 400 लोग को एम्प्लॉयमेंट हर साल मेंटर से मिलता है, और जब से मेंटर्स ओपन हुआ है मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार लोगों को मैंने मेंटर्स में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कराया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें और अपनी सोसाइटी को हम क्या दे सकते हैं। अपना तो भला हो ही जाता है अगर आप जग का भला चाहोगे तो। Yes, तो वो तो है, तो ये तुम्हारी एक अच्छी थॉट है। चलो बहुत डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हें देख के खासकर मैं पूछना चाहता हूँ, डिस्ट्रैक्शन से तुम कैसे बच के रहे? डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, जो अलग अलग सोशल मीडिया है, वीडियो गेम्स हैं, गर्लफ्रेंड वाली चक्कर है तुम लोग के एज में। हम लोग के एज में थोड़ा लेट होता था, आफ्टर ग्रेजुएशन होता था, लेकिन आजकल मैं तो 11th-12th में। तो तुम एक एक करके बताओ कि कैसे तुम डिस्ट्रैक्शन से बचे, व्हाट वाज योर मूल मंत्र? डिस्ट्रैक्शन से जैसे मैं बस व्हाट्सएप पे एक्टिव था, क्योंकि क्लास के डिटेल्स वो सब तो व्हाट्सएप पे आते थे, तो वो तो ज़रूरी भी था। एंड उसके अलावा मेरे पास और कोई
सोशल मीडिया ऐप थी भी नहीं, मैंने सारे को अनइंस्टॉल करके रखा हुआ था। तो ये था, एक यूट्यूब था जिस पे मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम चला जाता था। उस पर अब थोड़ा डिस्ट्रैक्शन मेरा भी होता ही था, बट मैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता था। अब वो हो जाता था, लेकिन फिर उसके अलावा तो गर्लफ्रेंड ही बनी तुम्हारी कोई? गर्लफ्रेंड मुझे बनानी भी नहीं है, गुड। उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। हाँ, मैंने देखा है फ्रेंड्स को जिसकी है। नहीं, अभी जैसे एक चीज़ और भी होता है, मेरे ख्याल तुमसे बात करके एक चीज़ और भी लग रहा है, इस तरह की चीज़ें ना फैमिली बैकग्राउंड से भी आती है कि तुम जिस फैमिली से बिलोंग करते हो, जो पेरेंटिंग है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कि डिस्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट ये है, तो बोलो कि तुम अपनी मम्मी से बहुत अटैच्ड हो, तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट इसलिए भी होते हैं काफ़ी बार क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता है। ठीक है, दूसरा ये भी होता है कि वो उसको लगता है किसी से बात करे तो फ्रेंड्स बना लेते हैं, बहुत केस में गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। तो अगर पेरेंट का प्रॉपर सपोर्ट हो, मदर का, फादर का, भाई का, तो मेरे ख्याल से घर में ही पूरी फैमिली है और घर में ही सारे अगर नीड फुलफिल हो जाए, इमोशनल नीड, तो मुझे लगता है किसी को ज़रूरत है कुछ करने की। और ये बहुत ज़रूरी कि आप फोकस रहते हो। अगर आपका थोड़ा थोड़ा टाइम भी हर चीज़ में जाता है, सोशल मीडिया पे, दोस्तों के बीच, तो वो टाइम किल करता है। और सर, अगर आप अपनी फैमिली से इमोशनली अटैच्ड हो तो आप ऐसा मतलब बेयर भी कैसे कर सकते हो कि आपने टाइम इतना वेस्ट कर दिया? तो वो भी एक सर पे बोझ ही रह जाता है, एक गिल्ट फीलिंग है, बहुत ज़्यादा गिल्ट आता है। हाँ। कि आपने टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि आपकी लाइफ सिर्फ आपकी तो है नहीं, पेरेंट का सपना है, पेरेंट्स का सपना है। तुम्हारे से एक बोले ना बोले उनका एक ये तो रहता ही है कि एक उम्मीद रहती है बच्चों आपकी से। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हाँ, उनके उम्मीद पे आपको खरा उतरना खरा है। उतरना है। चलो अब इस चीज़ों को हम लोग एंड करेंगे तुम्हारी एक एडवाइस से। जो बच्चे अभी मान लो क्लास लोअर क्लासेस में हैं, मे बी इन 6, 7 और इवन 8th, उनको तुम क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर आप 6, 7, 8 में और जेई की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो, तो आप ये मत समझना कि ये बहुत ज़्यादा अर्ली है, ये परफेक्ट टाइम है, इस टाइम शुरू कर सकते हो। अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत हैप्पी तरीके से करना है। थोड़ा भी अपने आप को खेलना भी ज़रूरी है, तो रिस्ट्रिक्ट इतना भी नहीं करना है। एटलीस्ट 10th तक सब कुछ करो। और ये मत सोचना 10th के बाद कि अगर तुमने ये सब कर भी लिया है तो आगे की जर्नी बहुत ईजी होने वाली है, क्योंकि जर्नी तो बहुत मुश्किल है, उसमें टाइम टू टाइम तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि सिली मिस्टेक्स और मिस्टेक्स वाला एक फैक्टर है जो कि बहुत बड़ा होता है, और वो तुम्हारे पूरे माइंडसेट पे ही डिपेंड करने वाला है। एक एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि अभी से ही सिटिंग की हैबिट होनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर के टाइम, जैसे 3 घंटे का पेपर होता है, तो उसमें वो 4 घंटे तो एटलीस्ट बैठाते ही है। पेपर के 1 घंटा पहले भी बैठा देते हैं, और आधा घंटा निकलने में भी लग ही जाता है। और एडवांस जैसा पेपर आ तो 2 सिटिंग एक ही दिन में लगानी है, 9 आवर्स। तो 9 आवर्स उसके लिए मेंटली प्रिपेयर और फिज़िकली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। कि मैंने अपने एडवांस के दिन देखा है कि मेरे जो राइट में बैठा था वो थक चुका था। इनफैक्ट मैं पेपर देने के बाद मुझे पता चला कि मेरे लेग्स काम नहीं कर रहे ठीक से, इतना ज़्यादा उस दिन बैठ लिया था। लेकिन फाइनली पेपर ओवर हो चुका था, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी इस बात की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको अपने माइंड में रखना है और फोकस के साथ करते रहना है। खुद से भी एनालाइज करना है, सिलेबस को देखना है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ कोई दूसरा आपको बता नहीं सकता। और जैसे मैंने एक और चीज़ देखी है कि कभी कभी ये 11th-12th में ज़्यादा ही होता है, क्योंकि कभी कभी पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे शायद जानबूझकर ही डाल दिए जाते हैं, जिससे वो चेक टीचर्स या फिर जो भी पेपर बनाते हैं वो चेक करे कि आप कैसा सोच रहे हैं। तो उसको सोचने, अब वो बस चेक करने के लिए डाला गया है कि आप इस ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए नया, तो तब आप क्या सोच रहे हैं। क्योंकि जे एडवांस इज़ ऑल अबाउट दिस, कि आपकी थिंकिंग एप्टीट्यूड, एबिलिटी, ये सब चेक करेंगे वो, आपका माइंड कितना डेवलप्ड है, तो ये सब उनको चेक करना रहता है। अब उस 1-2 क्वेश्चन के लिए हम पूरी मोटी मोटी बुक निकाल लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, उसके बाद उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर हमें देखते हैं इस एडवांस बुक में भी, जो हमारे हिसाब से बहुत अच्छी बुक थी, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर हम देखेंगे तो वो एक रिसर्च पेपर से क्वेश्चन निकलता है, अगर इतनी रिसर्च हम कर रहे हैं तो खुद से। तो अब उससे थोड़ा बचना है, ये सब बहुत ज़्यादा टाइम किल करता है।
तो जो अब आपको बेसिक पढ़ाई हो रही है उस पे फोकस करें, हाँ, जो स्टडी मटेरियल और नोट्स है उसको ठीक से पढ़ें, और एक आध क्वेश्चन ना हो तो उस पर अपना ही दिमाग लगा, उसका रिसर्च बहुत ज़्यादा करने से फ़ायदा नहीं क्योंकि अगर हम खुद से खुद को ही एनालाइज करें तो जो हमारे नोट्स में भी वो भी हमें ठीक से कहाँ याद है 80% भी याद नहीं होता है, इसीलिए तो, नहीं तो फिर मार्क्स कम क्यों आते हैं सभी के। चीज़ें तो आपके बुक्स और नोट्स से ही आनी है, यस, कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे, क्वेश्चन पूछने का अंदाज अलग हो सकता है। अंदाज अलग हो सकता है, चीज़ें वही है। चलो, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे यशस्वी, और मुझे लग रहा है तुम्हारी जो स्टोरी है स्पेशली अर्ली स्टार्ट की और जो तुम्हारे अचीवमेंट है वो काफ़ी सारे बच्चों को इंस्पायर करेगी, बिहार के बच्चों को भी और पैन इंडिया जितने बच्चे हैं जो तुम्हें सुन रहे हैं सबको अच्छा लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने सारा कुछ ध्यान से सुना होगा, और यशस्वी को लेके जो मेरी एक थॉट रही है शुरू से कि अगर आप सिंसियर होते हैं तो आपके अचीवमेंट अच्छे होंगे। आप जिस भी क्लास में हैं आपको अपनी तैयारी अर्ली स्टार्ट करनी चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि आप डिले करें अपने प्रिपरेशन को। स्पेशली पेरेंट्स को भी ये बहुत ज़रूरी है सोचना कि अपने बच्चे को आप अर्ली डालें प्रिपरेशन में। अगर उसका इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड है तो आईआईटी के लिए, अगर उसका एप्टीट्यूड मेडिकल साइंस की तरफ है तो नीट के लिए। तो जितनी अर्ली आप स्टार्ट कराएंगे प्रिपरेशन उतना ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को मिलने वाला है, और ये जर्नी आसान भी हो जाती है। अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं 9th में 8th में तो 4-5 साल में बच्चे को टॉप रैंक तक पहुंचना है, जो उसका सपना है आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली पहुंचने का, या मेडिकल साइंस में एम्स जैसे कॉलेज में पहुंचने का, तो वो सपना आसान हो जाता है। सो थैंक यू यशस्वी, है ना, विल कीप मीटिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट दैट यू डू वेरी वेल इन योर आईआईटीज़। थैंक यू एंड सर। जो तुम्हारा सपना है कि तुम आगे जाके कुछ अच्छा करो, अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का जो तुम्हारा सपना है वो भी पूरा हो, और तुम अपने लिए, सोसाइटी के लिए और हमारे समाज के लिए, स्पेशली बिहार के लिए तुम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू जी।